स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 यानी थर्ड हेड ऑफ इनकम। एंड द थर्ड हेड ऑफ इनकम इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम बिजनेस के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट या लॉस उसके बारे में बात करेंगे, या एक प्रोफेशन उसमें जो रिसिप्ट्स होती हैं उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले कि बिज़नेस क्या होता है। जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा, बिज़नेस का मतलब है हर वो एक्टिविटी जिसका हिडन जो आपका एक एम है वो है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हैं जिसमें पैसे का लेन देन है उसको हम कहेंगे बिजनेस। इट कैन बी बाय द नेम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। ओके, मेन उसका एम क्या है? दैट इज प्रॉफिट कमाना। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेशन, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैप्टर में दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोफेशन क्या होता है ये भी आपने 11th में, 12th में या फर्स्ट ईयर में आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। प्रोफेशन क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति को अपना काम चलाने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, और तब जाके वो प्रोफेशनल बनता है। दैट कैन बी अ डॉक्टर, एक एडवोकेट हो सकता है। ओके, उसके अलावा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सब आपके प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। और इनका मेन एम सोशल सर्विस होता है। यहाँ पे हम इन दोनों के इनकम्स के बारे में जिक्र करेंगे, एक बिजनेसमैन की और एक प्रोफेशनल की। अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के कुछ की पॉइंट्स, यानी कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे कि कौन सी इनकम्स हम लें, कौन सी ना लें, क्या रूल्स को हम ध्यान में रखें। जिसमें सबसे पहला है दैट बिजनेस एंड प्रोफेशन मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द असेसी, यानी जिस इनकम पे टैक्स लगाने जा रहे हैं उसका अपना बिजनेस या प्रोफेशन होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी आपका जिस प्रीवियस ईयर में आप टैक्स लगाने जा रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में उसने अपने नाम से बिजनेस या प्रोफेशन चलाया हो। उसके बाद ओनली प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर आर टू बी टैक्स्ड। ओके, सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा, यानी इसका मतलब ये नहीं कि लॉस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, दैट इज लॉस ऑल्सो। टैक्स तो प्रॉफिट पे लगेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों की करेंगे। उसके बाद अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद वन सेल्फ, यानी सेल्फ से कोई इनकम, अपने आप से कोई इनकम अगर होती है या अपने आप के लिए कोई खर्चा किया जाता है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। उसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल बिजनेस। आप लीगल बिजनेस कर रहे हैं तो भी टैक्स के दायरे में आएंगे, अगर आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो भी जितनी भी आपकी कमाई हुई है उस पे आपका टैक्स लगेगा। इलीगल या लीगल कह के आप बच नहीं सकते, दोनों की इनकम पे ही आपका टैक्स लगेगा। उसके बाद बेसिस ऑफ चार्ज, द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो कौन कौन सी इनकम्स, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है। क्या होगा? सबसे पहले कोई भी प्रॉफिट या गेन जो आपको बिजनेस या प्रोफेशन से मिल रहा है। उसके अलावा इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स। तो अपने मेंबर्स के लिए कोई भी अगर आपको इनकम वहाँ से आपके मेंबर्स से कोई इनकम होती है, दैट इज ऑल्सो। उसके अलावा द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन।
परक्यूजिट के नाम से या बेनिफिट के नाम से, या कोई एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी इनकम होती है, दैट इज बाय द नेम ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब आपकी यहाँ पे प्रॉफिट के दायरे में आएंगी, यानी बिजनेस के दायरे में आएंगी। Then any sum received for not carrying out any activity in relation to any business, और दैट इज नो हाउ आप कोई देते हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क से, इन सब से अगर कोई इनकम आपको होती है, अगेन दैट इज योर दैट इज बिजनेस इनकम। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, सो ये सारी आपके नॉर्मल बिजनेस हो, स्पेकुलेशन का बिजनेस हो, लीगल हो, इलीगल हो, ये सब में अगर आप कुछ इनकम कमाते हैं तो वो सारी आपकी इस हेड में टैक्सेबल होंगी। उसके बाद स्पेसिफिक डिडक्शंस। अब वो स्पेसिफिक डिडक्शंस आपकी यहाँ पे एक आपको लिस्ट दी जा रही है जो आपकी बुक में से ही है। ये लिस्ट आपको एज इट इज़ याद करनी है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम रेंट, रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इन सब से, और ये आगे आपकी चलती रहेगी। अदर डिडक्शंस में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस को थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, जो कि आप यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमारे ये माने जाएंगे कि ये बिजनेस के लिए करे गए हैं। ओके, सिर्फ उन्हीं को हमने लेना है। अगर वो खर्चों के अलावा कोई खर्चे हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करे हुए हैं, दिखाए हुए हैं, तो वो हमारे अलाउ नहीं करे जाएंगे, वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो हमें चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उन खर्चों को जो सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिससे हमें डायरेक्ट अपने बिजनेस में फ़ायदा है। उनको हम कहेंगे हमारे एक्चुअल खर्चे, हमारे इस हेड के। ओके, सो इसलिए हम यहाँ स्टार्ट ले रहे हैं। पहला खर्चा हमने कौन सा लिया, दैट इज़ रेंट, rates, taxes, repairs and insurance of the building used for the purpose of business। यानी आप अपने बिजनेस के लिए, यानी आपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुई है और आप उसका किराया भर रहे हैं, आप उसका किराया पे कर रहे हैं, तो नेचुरली ये बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये आपका अलाउड डिडक्शन माना जाएगा। अब उसी बिल्डिंग पे अगर आप कोई रिपेयर का खर्चा करते हो या कोई इंश्योरेंस उसके बारे में उसके लिए पे कर रहे हो, ओके, कोई लोकल टैक्सेस उसके लिए पे कर रहे हो, यानी म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गए या कोई और टैक्स के नाम से अगर आप पे कर रहे हैं, कौन से बिल्डिंग के लिए, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, तो वो सारे आपके बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे। तो ये जो अगर आप देखें तो ये लिस्ट कहाँ से आई है, ये पॉइंट कहाँ से आया, जो अभी हम स्पेसिफिक डिडक्शंस का मैंने एक लिस्ट बताई थी। ये डिडक्शंस कौन सी हैं, ये अगर आप नाम ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सारे वो खर्चे मिल रहे हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड माने जाएंगे। इनके अलावा अगर आप कोई खर्चा करेंगे, दैट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब दूसरे खर्चे पे आते हैं, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। ये तीनों चीज़ें बिल्डिंग के साथ साथ हम इनको यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में या प्रोफेशनल इनकम कमाने के लिए। तो इन पे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, इनकी रिपेयरिंग का, या फिर आपने इसके लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगेन ये भी आपका अलाउड खर्चा माना जाएगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो डेप्रिसिएशन आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट पे हो, फर्नीचर पे हो, किसी पे भी हो, आपके कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, नो हाउ है, प्लांट, कुछ भी आपका हो सकता है। अगर आप डेप्रिसिएशन का खर्चा कर रहे हैं, आप डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ कर रहे हैं, येस इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। Depreciation is available whether or not the assessee has claimed the deduction in the books of accounts. So depreciation आपको अवेलेबल रहती है, चाहे आप क्लेम करो या ना करो, लेकिन उसको एक एलिजिबल डिडक्शन माना जाता है। उसके बाद है, if a part of the asset is used for the business purpose and part is used for personal purpose, आप एक बिजनेस कोई भी एसेट को आप कुछ हिस्से को ले रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पज़, कुछ को ले रहे हैं फॉर पर्सनल पर्पज़,
तो आप यहाँ पे इस चैप्टर में जब कैलकुलेशन करेंगे कौन सी वाली डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे, वो सिर्फ जो आपके बिजनेस वाले हिस्से से रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपके पास कार है, आप कार को यूज़ कर रहे हैं 50% टाइम, यानी आधा समय आप यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए और आधा समय आप यूज़ करते हैं उसको पर्सनल पर्पस, तो आप डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी वाली माइनस करेंगे? सिर्फ आधी डेप्रिसिएशन। कौन सी वाली? जो आपके बिजनेस के लिए यूज़ हुई जब कार उस समय की है, यानी आधी डेप्रिसिएशन आप माइनस नहीं करेंगे जो पर्सनल नेचर की है। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यूसेज, इफ द एसेट वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग एनी प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, आपने पिछले साल कोई एसेट खरीदा, उससे पिछले साल एसेट खरीदा, तो इस साल उस पे तो आप पूरी डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, यानी 100%। जितनी भी डेप्रिसिएशन का रेट है 5% है तो पूरा 5%, 10% है तो पूरा 10%, 20% है तो पूरा 20% आप उस पर अलाउ करेंगे। कौन से वाले एसेट पे? जो एसेट आपने पिछले किसी साल में खरीदा था। लेकिन अगर कोई एसेट आपने करंट प्रीवियस ईयर में खरीदा है तो याद रखिएगा, अगर आपने उस एसेट को इस बार बिल्कुल यूज़ नहीं करा तो देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन। अगर आपने यूज़ करा है उसको मोर देन 180 डेज, 180 डेज से ज़्यादा आपने उसको यूज़ करा है, तो आप पूरा का पूरा रेट अप्लाई करेंगे, यानी 20% है तो पूरा 20% आप डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, कंसिडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके लेकिन अगर आपने उस एसेट को करंट ईयर में खरीदा और 180 दिन से कम यूज़ किया, इन दैट केस आप डेप्रिसिएशन आधी अलाउ करेंगे, यानी अगर 20% रेट है तो 10% अलाउ करोगे, अगर आपका 10% रेट है तो 5% अलाउ करोगे, यानी जितना रेट है उसका आधा आप अलाउ करोगे। सो ये आपको डेज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर करंट ईयर में कोई एसेट आप खरीदते हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं कि जब डेप्रिसिएबल एसेट होता है तो डेप्रिसिएशन आप एक एक एसेट पे नहीं कैलकुलेट करते, आप ब्लॉक ऑफ एसेट बनाते हैं। सो दैट मीन्स अगर आपने पिछले 2 साल में कोई एक मशीन खरीदी, फिर पिछले साल भी मशीन खरीदी, फिर इस साल भी मशीन खरीदी, तो इन तीनों का मिला के आपका एक ब्लॉक बन जाएगा और आप अलग अलग उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप पूरे ब्लॉक पे इकट्ठा डेप्रिसिएशन तीनों मशीन का टोटल करके उस पे इकट्ठा आप डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट करेंगे। ओके उसके अलावा आपका दिया जा रहा है दैट इज एनी एंड अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ब्लॉक कॉन्सेप्ट, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। एनी एक्सपेंडिचर इनकर टिल डेट एसेट इज पुट to use is to be capitalized and that is added to the cost of the asset। ओके सो ये आपने फर्स्ट ईयर में अपने अकाउंट्स में भी किया है, 11th में भी किया है कि जब भी एसेट आप खरीदते हैं उसको यूज़ करने तक की, इंस्टॉलेशन तक के जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट मानते हैं और उस कॉस्ट पे हम अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे इनकम टैक्स में आपका एडवाइजेबल और लीगली जो आपका मेथड फॉलो किया जाता है दैट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आप तब यूज़ करेंगे जब आपको कहा जाएगा, लेकिन वैसे हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपका अगर हम बात करें तो लास्ट वाला पॉइंट पे देखिए, लैंड इज़ नेवर टू बी डेप्रिसिएटेड। बाकी सारे एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, लैंड इज़ नेवर टू बी डेप्रिसिएटेड। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपकी बुक में से ही है, तो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिए भी होंगे, नहीं तो बेसिक आप क्वेश्चन ये जो रेट्स हैं इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, द अमाउंट ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपका अपना आपके पास स्टॉक होता है, जो गुड्स होते हैं, जब आप उनका इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी आप पे करेंगे वो भी आपका अलाउ किया जाएगा एज बिजनेस का खर्चा। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो पे करते हैं, यस आपने उनका इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे ये भी आपका एक जेन्युइन खर्चा माना जाएगा और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। उसके बाद है बोनस या कमीशन, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं वो भी आपका जेन्युइन खर्चा माना जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन को चलाने के लिए कई बार आप लोन लेते हैं
तो उस लोन पे जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो भी आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है और बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट, कोई नया एसेट खरीदने के लिए अगर आप कोई लोन बोरो करते हैं और उस पे अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, यस डेफिनेटली वो भी आपका बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, यानी कोई भी ऐसे फंड्स जो रिकॉग्नाइज्ड हैं या अप्रूव्ड हैं बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर उन फंड से रिलेटेड आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, जैसे आपने सैलरी हेड में किया कि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के साथ उन रिटायरमेंट फंड्स में या उन फंड्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर का ये किया गया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का खर्चा माना जाएगा, जो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखा सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पेड टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अगेन यहाँ पे भी वो खर्चा आपका माना जाएगा बिकॉज एम्प्लॉयर ने अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। होता क्या है, जितनी भी आपकी एम्प्लॉई की कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं वेरियस फंड्स के लिए, वो आपके जब तक आपका एम्प्लॉयर उसको उनके अकाउंट में जमा नहीं करा देता, जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए अगर आपने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन ले लिया लेकिन उसके अकाउंट में जमा नहीं करा, तब तक तो इनकम है, लेकिन जिस दिन आप उसके अकाउंट में उस पैसे को जमा करा देंगे उस दिन वो उस आपके लिए डिडक्शन माना जाएगा। उसके बाद बैड डेब्ट्स, यस बैड डेब्ट्स आपने 11th में भी किया हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, वो डेब्ट्स, ठीक है, वो डेब्ट्स जो आपके रियलाइज नहीं होते, यानी वो पैसा आपको नहीं मिलता, आपकी पूरी कोशिश करने के बाद भी ये आपका लॉस होता है, और जिस साल भी ये लॉस होगा उस साल आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ये दिखाया जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रोविजन, आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स फर्स्ट ईयर अकाउंट्स में आप इसको बहुत आराम से दिखाते थे। इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन, कोई रिजर्व आपका इस बिजनेस हेड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, ये आपका मैनिपुलेशन का एक तरीका माना जाता है। इसलिए कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस हेड में यहाँ पे इनकम टैक्स में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स आपका अलाउ किया जा रहा है, लेकिन किनके लिए? सिर्फ आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के लिए, बस। बाकी किसी बिजनेस में, किसी प्रोफेशन में आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अलाउ नहीं किया जाता। एक्चुअल बैड डेब्ट्स अलाउ किया जाता है, लेकिन उसका प्रोविजन जो हम क्रिएट करते हैं, जो आप अकाउंट्स में डेबिट साइड पे दिखाते थे, वो यहाँ पे डेबिट साइड पे नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ दिखा पाएंगे इन द केस ऑफ दैट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन वो भी कैसे दिखाएंगे वो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ये आपकी बुक से ही चार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले किसके लिए अलाउड है और कितना अलाउड है। इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स एक्सक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स, तो फॉरेन बैंक्स के लिए नहीं है ये पॉइंट, अदर बैंक्स के लिए है। और अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक other than a primary agricultural credit society or a primary cooperative agricultural and rural development bank। अब इन सब के लिए जो रह गए हैं बैंक्स, इनके लिए क्या है और कितना अलाउ करेंगे हम प्रोविजन का, 8.5%, ओके, ऑफ किसका, टोटल इनकम। लेकिन कौन सी टोटल इनकम? बिफोर मेकिंग दिस डिडक्शन and deductions under section 80C to 80U, ओके। तो जो टोटल इनकम जिसमें से अभी ये आपकी डिडक्शन भी माइनस नहीं हुई और बाकी डिडक्शंस 80C से 80U भी माइनस नहीं हुई, वो टोटल इनकम का लेंगे आप 8.5%। एंड 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेज ऑफ दीज बैंक्स। अगर इनके रूरल ब्रांचेज हैं, उन्होंने जितने भी लोन्स या एडवांसेस दिए हुए हैं उसका 10% और हम इसमें ऐड कर देंगे। सो ये आपका होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो हमारा कैलकुलेट होगा और जिसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और यानी हमारा अलाउड खर्चा
माना जाएगा। अब हम बात करते हैं वो जो ऊपर वाली कैटेगरी से हमने निकाल दिया था, और वो क्या था? इन द केस ऑफ फॉरेन बैंक्स कितना अलाउ करेंगे? 5% ऑफ द टोटल इनकम, अगेन बिफोर मेकिंग दिस डिडक्शन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन सब के लिए जो रेट है वो 5% वाला ही एप्लीकेबल होगा। सो सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेब्ट्स अलाउ करते हैं, बाकी कहीं भी हम अलाउ नहीं करते। उसके बाद रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स आपने करा हुआ है फर्स्ट ईयर में, क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यस, आपने किसी साल में बैड डेब्ट्स के तौर पे, लॉस के तौर पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे बैड डेब्ट्स दिखाए। 2 साल के बाद जाके आपको बैड डेब्ट्स वो रिकवर हो गए, आपके डेटर ने वो पैसा दे दिया। तो आप क्या करेंगे? जिस साल आपको वो पैसा रिकवर होगा उस साल आपकी वो इनकम माना जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप इसको दिखाएंगे। तो सेम आपका रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी, ये भी आपका जो है अलाउ किया जाएगा एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। दिस इज फॉर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग अमॉन्ग्स द एम्प्लॉयज। लेकिन अगर कोई कैपिटल नेचर का खर्चा आप करते हैं तो इसको एक ही साथ आपने माइनस नहीं करना, आप इसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में माइनस करेंगे। तो अगर रेवेन्यू नेचर का है तो एक बार में, और अगर कैपिटल नेचर का है तो 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको डिडक्ट करेंगे। उसके बाद है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब यहाँ पे कई तरह से पॉइंट्स हैं। एनी एक्सपेंडिचर अदर दैन कॉस्ट ऑफ लैंड एक्सपेंडेड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, तो 100% आप इसको अलाउ करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको फीस के तौर पे, कंट्रीब्यूशन के तौर पे दिया हुआ है, दैट इज टू एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, सेकेंड नेशनल लेबोरेटरी को दिया हुआ है, तब ये जितना आपने पे करा उससे ज़्यादा यानी 150% आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा। उसके बाद है आपका इसी तरह से कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं, दैट इज़ टू एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, दैट इज़ एलिजिबल 100%। अगर इन हाउस रिसर्च इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज इज एलिजिबल देन इज डन, अगर इन हाउस आप रिसर्च कोई करते हैं तो आपका अगेन एलिजिबल अमाउंट कितना है? 150%। उसके बाद एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस टू ऑपरेट द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, यानी आपका बिजनेस किस चीज़ का है? टेलीकम्युनिकेशन का। तो इस केस में जब आपको लाइसेंस मिलेगा, कितने साल का आपको लाइसेंस मिला, यानी 10 साल का लाइसेंस मिला और आपने सारा पेमेंट कर दी है, तो आप जितना भी खर्चा आपने किया है उस लाइसेंस को लेने में वो 10 साल पे स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको लाइसेंस मिला है 9 साल का तो 9 साल पे स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको लाइसेंस मिला है 6 ईयर्स का तो आप उसको 6 ईयर्स पे स्प्रेड कर देंगे, यानी ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स का नंबर होगा। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर्स जो आपको अलाउ करे जा सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंडिचर फॉर कैरिंग आउट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एक्सपेंडिचर फॉर कैरिंग आउट द प्रोग्राम्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ, अब ये कई तरह के आपके खर्चे हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अगर दिया है तो आप इसको अलाउ करोगे 5 इंस्टॉलमेंट्स में। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर इन अगेन 5 years और 5 इंस्टॉलमेंट्स। देन अमोर्टाइजेशन ऑफ, ये क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के खर्चे। आपने सैलरी हेड में किया, किसी पर्सन ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, आपने उसको कंपनसेशन दी, तो आपके लिए वो खर्चा होगा, उसके लिए इनकम है तो आपके लिए खर्चा है, उसको भी आप अलाउ करेंगे 5 years में। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन मिनरल्स प्रॉस्पेक्टिंग इन 10 years, दैट इज फॉर आप इसको अलाउ करेंगे 10 इंस्टॉलमेंट्स में। उसके बाद कुछ जनरल बेटा डिडक्शंस दी हुई हैं, यानी क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है क्या नहीं। यहाँ पे आपका जो हम थोड़ा डिस्कस भी कर चुके हैं पहले कि जो भी खर्चा आप यहाँ पे माइनस करेंगे, एक तो वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो,
ओके, बिजनेस के लिए, बिजनेस से रिलेटेड हो, करंट ईयर में आपने खर्चा किया है, एक्चुअली किया है, तब आपका अलाउ किया जाएगा, और जितना किया है उतना ही अलाउ किया जाएगा। अगर पर्सनल नेचर का है नहीं अलाउ किया जाएगा, अगर कैपिटल नेचर का है वो भी अलाउ हम नहीं करते। ओके, उसके बाद फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर हेल्ड टू बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि ये आपके बिजनेस के खर्चे माने जाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वो खर्चे जिनको पर्सनल नेचर का माना जाता है, यानी आपका बिजनेस का खर्चा ये माना नहीं जाता, जैसे ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, यानी अपने आप से रिलेटेड जो खर्चे और इनकम है, तो वो आपका यहाँ पे बिजनेस के खर्चे नहीं माने जाएंगे, बल्कि पर्सनल खर्चे माने जाएंगे, जिनको हम अलाउ नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। उसके बाद अदर्स, दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये आपका दिया हुआ है, कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व, ये आपका हो गया। उसके अलावा कोई किसी तरह के आपका, फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स है, या अपने आप को दिया गया कोई खर्चा है, या अपने आप से कोई इनकम है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये आपकी बुक में से ये चार्ट मैंने लिया है, दैट इज़ डिडक्शंस अलाउड। उसके बाद आपका आ गया ये डिडक्शंस अलाउड के बाद आ गया डिडक्शंस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, और एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ओके, सो ये आपका सारा यहाँ पे दिया जा रहा है। दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग हमारा इस वीडियो में थ्योरी से रिलेटेड। सो थ्योरी आपको इतनी ही ये अपने चार्ट के हिसाब से आपने याद करनी है, तो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो ज़रूरी है वो है कि कौन सा खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा खर्चा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ओके।